फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। देखिए, मैं जानता हूँ कि कई स्टूडेंट हैं जो अपना सिलेबस साफ करने में लगे हैं। तो सिलेबस के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने साइंस का पहला चैप्टर पढ़ लिया, तो पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में जाकर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद करनी है। क्यों ना अभी से हम याद करें। तो इसीलिए आपके लिए आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही है। तो आपको जितना हो सके उतना इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है। चलिए हम फटाफट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 4 नंबर के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसने वाला है। तो आप जल्दी से इसे रटा मार दिए, याद कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट में इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे आपको मैं समझा सकूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण भी लिखना है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं वो हमें इसे बताना है इस आंसर में। तो यहाँ पर मैं आंसर यहाँ पर लिखा हूँ मैं कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक कच्ची सामग्री है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है। पादप वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये जितने भी आपको नीले कलर से दिख रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा कच्ची सामग्री आवश्यक हैं। और जल कहाँ से प्राप्त करता है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पादप जड़ के द्वारा जल अवशोषण मृदा में से करते हैं। ठीक है, तो जो जल है वो पौधे क्या करते हैं कि अपने जड़ से मृदा में से अवशोषण करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं। यानी कि जो जल है वो मृदा, जो पौधे हैं उनके जड़ से आती है, लेकिन उनका परिवहन हर पत्तों तक भी किया जाता है। तीसरा है क्लोरोफिल। हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पौधा होता है उसका पता हरा क्यों होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, मुझे मालूम है। ठीक है, देखिए चौथा जो है वो सूर्य का प्रकाश, सूर्य से प्राप्त करते हैं। देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर बोला है कि रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो चलिए हम एक रासायनिक समीकरण भी क्या करते हैं, फटाफट लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको नोटबुक में जरूर से आप नोट कीजिएगा और इनको रोज रटिएगा, रोज समझिएगा, रोज एक एक बार रीडिंग डालिएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, अम्ल की क्या भूमिका है हमें ये बताना है। ठीक है, तो जो हमारे आमाशय में अम्ल माध्यम की अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन यानी कि हिंदी में एंजाइम की क्रिया में सहायक देता है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है ये आपने समझ लिया। तो इसका छोटा सा आंसर था, आइए छोटा सा क्वेश्चन था, तो इससे आप जरूर नोट कीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि लार क्या है, इसकी उपयोगिता का विवरण उदाहरण सहित कीजिए। लार क्या है? अच्छा, लार क्या होता है आप बता सकते हो? आप सभी को मालूम है कि लार क्या है। हमारे जो मुंह में चिकना पदार्थ होता है लिक्विड जैसा, वही तो लार है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, जिसका आंसर बहुत ही इजी है और समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। देखिए आंसर क्या है सॉरी, भोजन करते समय मुंह में से एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है। यह चिकना पदार्थ ही लार है। मैंने अभी आपको बताया कि एक तरल पदार्थ, चिकना पदार्थ जो हमारे मुंह से निकलता है लिक्विड फॉर्म में, वही हमारा लार होता है। ठीक है, इस लार में पाचक रस पाया जाता है। जो हमारा लार है, जो मुंह में हमारा
सेल्वा है उसके मुंह उसमें क्या पाया जाता है, आपका पाचक रस पाया जाता है, यह भोजन को पचाने में सहायक देता है। तो आपको लार की भूमिका समझ में आ गई होगी। लार जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, तो लार की उपयोगिता, लार की क्या क्या उपयोगिता है ये भी पढ़ते हैं। पहला उपयोगिता, लार एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, जैसे कि स्टार्च प्लस सेलाइवरी एमाइलेज इक्वल टू शर्करा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, एक जटिल अणु में बदल देता है और एक सरल अणु में बदल देता है। जब भी हम अब इसे समझते हैं, इसे तो मैंने पढ़ के बताया है, जब भी हम कोई कड़ा भोजन करते हैं तो जो हमारा लार होता है उसको नमी कर देता है, यानी कि नरम पौधा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ दूसरा में कि लार भोजन को नम करती है, जो भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने तथा तोड़ने में मदद करती है, जिससे कि सेल्वायोर एंजाइम स्टार्च का प्रभावशील तरीके से परिचित कर सके। देखिए हमारा जो लार है वो भोजन को नम करता है, जिससे हम भोजन को अच्छी तरह चबा सकें। ठीक है, तो लार की बहुत ही ज़्यादा भूमिका है, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसे तो आप जरूर पढ़िएगा और जरूर इसे आप याद कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि स्वयंपोषी और एक मिनट, देखिए स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे तो आपको जानना ही चाहिए। तो आंसर में आप क्या कीजिएगा कि एक तरफ स्वपोषी पोषण लिख दीजिएगा और एक तरफ विषमपोषी पोषण लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर अंतर में लिखना है तो साफ साफ यहाँ पर मैंने अंतर लिख रखा है, तो आप अंतर लिख सकते हैं। तो पहला अंतर लिखिएगा, स्वपोषी में यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। ये देखिए अर्बनिक, ठीक है, तो यहाँ पर अकार्बनिक लिखा गया है तो इससे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पदार्थ का उपयोग करते हैं इसलिए हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और विषमपोषी में लिखिएगा, इनमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की अवशोषणा के लिए पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, उदाहरण शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी आदि। ठीक है, अब देखिए नीचे जो दूसरा अंतर दिखेगा वो इस प्रकार लिखिएगा कि इस पोषण में कार्बन, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन नहीं था प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या उपयोगिता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो कार्बन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये भी आप जो इसमें अंतर में आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिखिएगा विषमपोषी में अंतर कि विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। ये जो प्रक्रिया है ये समपोषी पोषण में होती है बट विषमपोषी पोषण में नहीं होती है। तो आपको वाली बाती समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे तीसरा अंतर लिखिएगा, मात्र 3 अंतर ये लिखिएगा आप कि यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है। तीसरा लिखिएगा विषमपोषी में यह पोषण प्रायः सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन समझने लायक नहीं है, साफ साफ इजी पूर्वक लिखा हुआ है, आप नोट कीजिए और एक बार पढ़िए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि स्वयंपोषी से ही रिलेटेड है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और इसके उपपदों का क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। पहला, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति। बी, पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों को पानी की आपूर्ति का प्रबंध या तो जोड़ों द्वारा आसपास के वातावरण द्वारा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा। अब सी नंबर देखिए, यहाँ पर सी नंबर है कि प्राप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। तो हम भी जानते हैं कि प्राप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। डी नंबर है कि पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है।
ई नंबर है कि संपोषी पोषण के सह उत्पाद है स्टार्च, शर्करा, जल तथा ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है और यहाँ पर 7 नंबर भी क्वेश्चन है, तो हम 6 नंबर ही क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसे मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं इजी पूर्वक। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा विकसा जनित रुधिरों को मिलाने से रोकता है। ठीक है, तो चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आप अपने से भी पढ़िएगा। ठीक है, जिसके लिए उच्च या दक्षतुल्य तो ऑक्सीजन जरूरी होती है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। यानी कि हमारे शरीर में नियंत्रण, यानी कि ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए और क्या तापमान को नियंत्रण करने के लिए ये परिसंचरण अच्छी होती है, मतलब आवश्यक होती है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए और इसका आंसर भी बहुत छोटा है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब भाई सबको मालूम है कि जब तक खाएंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं, जब तक जिएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। ठीक है, तो पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके आंसर चलिए हम देख लेते हैं। शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए कोशिका में निरंतर उपापचय होता रहता है। उपापचय के लिए भोजन या कच्चा माल जीवधारी वातावरण से लेते हैं, इसे पोषण कहते हैं। देखिए सभी को अपनी भोजन को पूर्ति करनी है, सभी को पोषण लेना है, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पक्षी हो। ठीक है, सबको चाहिए भाई, वो वातावरण से ही लेता। हम भी जितने भी चीज़ खाते हैं वो सब वातावरण से प्राप्त करते हैं, तो वातावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गर्मी के दिन चल रही है, आप क्या कीजिए कि अपने छत में किसी भी गहरे बर्तन में पानी रख दीजिए, जिससे बेचारे जानवर भी पानी से अपना प्यास बुझा सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता दिया बीच में यार, क्योंकि वातावरण से मुझे याद आ गया कि अभी गर्मी का भी दिन है और जीव भी काफ़ी ज़्यादा प्यासे होंगे। ठीक है, तो ये आप पुण्य का काम जरूर कीजिएगा। आगे देख लीजिए, तो ऊर्जा उत्पादन, प्रमथ तथा वृद्धि के लिए पोषण आवश्यक पड़ती है। देखिए पोषण जब तक आप नहीं लेंगे, पोषण आपकी पूर्ति नहीं होगी, तब तक आपकी ना ही मरम्मत होगी, ना ही वृद्धि होगी आपके शरीर में, और आप ऊर्जा से गिर जाओगे, यानी कि ऊर्जा आपके शरीर में ना बचेगा। तो पोषण से ही हमें ऊर्जा मिलती है और पोषण बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुपोषण से क्या तात्पर्य, इसके कारण भी लिखिए। कुपोषण का तात्पर्य है शरीर का पोषण ठीक से ना होना, अर्थात भोजन करने और कोई रोग ना होने पर भी शरीर की वृद्धि ना होना। अर्थात भोजन करने और कोई रोग ना होने पर भी शरीर में वृद्धि का ना होना, इसके कई कारण हैं। अधिक मात्रा में भोजन करना, कम मात्रा में भोजन करना, भोजन का अनुसूलित होना, भोजन का अनियमित होना, या शरीर में कोई रोग अथवा दोष होना जिसके कारण पोषण ठीक से ना होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे है 9 नंबर क्वेश्चन कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका कार्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो देख लीजिए कि लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका रंग लाल होता है, इसी कारण रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड होता है, जो खून होता है, जो रुधिर होता है, ये तीनों को हम ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं। ठीक है, रुधिर, तो ये सब लाल होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से के परिवहन में भाग लेता है। देखिए जो हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग लेता है हीमोग्लोबिन के कार्य। तो हमने जाने कि हीमोग्लोबिन क्या है, अब जानते हैं हीमोग्लोबिन के कार्य क्या है। ठीक है, श्वसनांगों को में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ पर है छूट गया है तो आप यहाँ पर है लिख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि धमनी एवं शिरा में 4 अंतर लिखिए। हमको 4 ही अंतर लिखना है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं धमनी और शिरा में अंतर। तो यहाँ पर 3 अंतर आपको दिख रहा होगा। देखिए, धमनी में लिखिएगा कि रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ऊतकों तक ले जाती है, ऊतकों को ले जाती है। शिरा में लिखिएगा कि विभिन्न ऊतकों व अंगों तक हृदय में लाती है। दूसरा, धमनी में लिखिएगा कि इनकी दीवारें मोटी, पेशियां अधिक लचीली और नाप पिचकने वाली होती है धमनी में। और शिरा में क्या होती है कि इनकी दीवारें पतली और कम पेशियां ना के बराबर लचीली और पिचकने वाली होती है शिरा में। तीसरा लिखिएगा, इसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट होते हैं, कपाट होते हैं। ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौथा जो है वो अंतर देखिएगा कि इनमें रक्त अधिक दबाव व झटके के साथ तेज गति से बहता है, इसमें रक्त कम दबाव के साथ धीमी गति से बहता है। तो यहाँ पर 10 ही क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे हम अगली वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको लाइक करने में एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, तो आप प्लीज़ एक बार लाइक कर ही दीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सोच रहे हो कभी 1 साल है, 6 महीना है, तो आपको आने में टाइम नहीं लगेगा। वो एग्ज़ाम आपके चेहरे पर जल्द ही आ जाएगा और आपको चिंतित में डाल सकता है। तो अभी से आप तैयारी कर दीजिए और ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।